थियरी फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर नंबर 20 में आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का। इस चैप्टर में हम एनट्रॉपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एनट्रॉपी को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। आपने पहले भी ये एफएससी में ये डेफिनेशन की हुई है। एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज द वन इन विच ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा होता है वो जिस पॉइंट या जिस स्टेट से शुरू होता है वापस उसी स्टेट पे ठीक है एंड होता है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि जिन जिन चेंजेस से वो गुजर के जाता है उन्हीं चेंजेस से वो वापस होके आता है। उसने वो चेंजेस सारी वापस करनी होती हैं, रिट्रेस करनी होती हैं, और फिर जब वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंचता है तो फिर आप उसे कहते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा अगर वो दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है लेकिन उन तमाम चेंजेस को रिट्रेस नहीं करता, ठीक है, तो फिर वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल बहुत कम है अगर ये लाइफ में देखा जाए तो, लेकिन एक हम अक्सर जो एग्जांपल देते हैं वो ये है कि ऑपरेशन ऑफ अ वाटर आप करें और वापस उसे कंडेंस करें तो हम कहते हैं कि ये तकरीबन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, if the process cannot be retraced in the backward direction by reversing the controlling factor, it is an irreversible process। यानी ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को रिट्रेस ना कर सके बैकवर्ड डायरेक्शन में, हालांकि आप तमाम कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स करें लेकिन वो रिट्रेस ना करे, तो फिर आप कहते हैं कि ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल मौजूद हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो आपके पास जो प्रोसेस है वो सारे तकरीबन इरिवर्सिबल प्रोसेस मौजूद हैं। तो अपनी डेली लाइफ में आप बहुत सारे प्रोसेस की एग्जांपल ले सकते हैं जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब फटता है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर वक्त ये दो डेफिनेशन थी बेसिक रिवर्सिबल प्रोसेस की और इरिवर्सिबल प्रोसेस की, कि हम इन दोनों को डिफिशिएट कर सकें कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट मेन हमारा टॉपिक है हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। A heat engine is a device for converting heat into useful work। हीट इंजन बेसिकली एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि वो कोई भी डिवाइस, ऐसी डिवाइस हीट इंजन कहलाएगी जो हीट को कन्वर्ट करे किसी प्रोसेस के जरिए वर्क में। अमूमन हम क्या करते हैं कि द आइडियल गैस सिलेंडर प्लेस ऑन अ थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर T कैन सर्व एज एन एग्जांपल ऑफ हीट इंजन। यानी आप एक सिलेंडर को थर्मल रिजर्वायर के ऊपर रख दें एट टेम्परेचर T के ऊपर, तो वो एज ए एग्जांपल आप पेश कर सकते हैं हीट इंजन के तौर पे। फॉर एग्जांपल आपने एक सिलेंडर हीट रिजर्वायर के ऊपर रख दी है, अब देखें हीट एब्जॉर्ब होगी सिलेंडर के अंदर गैस में, और पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और पिस्टन अपवर्ड मूव हो रहा है, यानी वर्क डन हो रहा है। तो ये बेसिकली हीट किस में चेंज हो रही है, वर्क डन में चेंज हो रही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, दिस हीट इंजन विल नॉट बी वेरी यूजफुल ओवर अ लॉन्ग टर्म। यानी ये हीट इंजन आप बहुत लंबे अरसे तक या बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़ाहिरी बात है, पिस्टन जब बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा सिलेंडर के तो फिर मज़ीद वो वर्क डन नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो दिस हीट इंजन विल नॉट बी वेरी यूजफुल ओवर द लॉन्ग टर्म बिकॉज इट कुड नॉट ऑपरेट इंडेफिनिटली। यानी इसको आप मुसलसल उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अ मोर यूजफुल इंजन विच ऑपरेटेड इन अ साइकिल, ज़्यादा यूजफुल इंजन वो होता है जो ऑपरेट करता है साइकिल में, यानी वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, फिर वो चलता है और फिर वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर ईच यूनिट वर्क वाज डन।
यानी हर यूनिट वर्क के बाद वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। एंड रीट्रेसिंग इट्स स्टेप कंटिन्यूसली, और अपने उस स्टेप को बार बार क्या कर रहा होता है, रीट्रेस कर रहा होता है। तो ज़्यादा यूजफुल इंजन वही होगा जो साइक्लिक होगा, जो अपने प्रोसेस को, अपने स्टेप को बार बार रिपीट करेगा आफ्टर ईच यूनिट ऑफ वर्क। तो हम इसको डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर ले लेते हैं। द फिगर शोज एन एग्जांपल ऑफ एन साइक्लिक प्रोसेस that can be operating by a heat engine. We assume that the gas cylinder is resting on a thermal reservoir, the temperature of which can be easily adjusted. तो देखें, ये आपको हमने ग्राफिकली फिगर दिखाई हुई है, ठीक है। इस ग्राफिकल फिगर में ये हीट इंजन इसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि एक सिलेंडर ले लिया, उसको एक रिजर्वायर के ऊपर रख दिया, ठीक है। और रिजर्वायर का टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और उस सिस्टम को हम इन 4 स्टेप में से गुजार के वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे ले आते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है, जो कि एक हीट इंजन क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में हम डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है। तो सबसे पहले भी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर, यानी सिलेंडर जिस रेजरवायर के ऊपर पड़ा हुआ है उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। हीट Q1 इंटर द सिस्टम, तो हीट Q1 सिस्टम के अंदर इंटर होती है। ग्राफिकली आपको ये एरो के जरिए दिखाया गया है। Q1 का एरो इनसाइड द है, इसका मतलब है कि Q1 हीट सिस्टम के अंदर इंटर हो रही है। एंड वी ऐड सम एडिशनल वेट टू द पिस्टन, तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हीट एंटर हो रही है वैसे वैसे पिस्टन के ऊपर वेट भी बढ़ाते जाते हैं। सो डैट प्रेशर इंक्रीजेस बट द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। उससे क्या होता है कि प्रेशर पिस्टन के ऊपर तो बढ़ रहा है, ठीक है, हीट सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी पिस्टन अपवर्ड मूव नहीं करेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ए से बी तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो बी से सी तक है। वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर, हीट Q2 enter the system and allow the gas to expand at constant pressure. The piston does negative work on the gas. देखें, स्टेप बी से सी में हीट इंटर हो रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है। प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी वेट हम पिस्टन के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। बी से सी तक पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, जो कि नेगेटिव वर्क डन है, ठीक है। द पिस्टन डज नेगेटिव वर्क ऑन द गैस। अब देखिए स्टेप 3, जो कि सी से डी तक है। वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर, हीट Q3 leave the system and remove some weight from the piston so that the volume remain constant. देखिए, ये जो तीसरा स्टेप है सी से डी तक, इसमें क्या हो रहा है कि हमने रेजरवायर का टेम्परेचर कम कर दिया। अब क्या होगी, हीट सिस्टम में से आउट होगी, ठीक है। जो हीट आउट हो रही है वो Q3 है। तो हमने क्या किया है कि उसके ऊपर से जैसे जैसे हीट सिस्टम से आउट होती है, हम पिस्टन के ऊपर से वेट भी वैसे वैसे कम करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वॉल्यूम पिस्टन अपनी जगह पे ही रहता है, ठीक है। यानी जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ज़ाहिरी बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो इस स्टेप में वर्क डन भी आपका नहीं होगा। अब देखें चौथे स्टेप में क्या होता है, जो कि डी से ए तक है। वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर, हीट Q4 लीव द सिस्टम बट वी कीप द लोड ऑन द पिस्टन कांस्टेंट, सो द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट while the volume decreases to its original volume. देखिए ये स्टेप 4 है, जो कि डी से ए तक है। हम रेजरवायर का टेम्परेचर मज़ीद कम कर देते हैं, जिससे मज़ीद हीट सिस्टम से आउट होती है, लेकिन पिस्टन के ऊपर हम जो वेट है वो मज़ीद कम नहीं करते, ठीक है। जिससे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट जहाँ से उसने शुरू किया था, जिस वॉल्यूम से, उस वॉल्यूम पे वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा।
तो ये हम 4 स्टेप के ज़रिए एक साइक्लिक प्रोसेस में हमने एक हीट इंजन को ऑपरेट किया और वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गए हैं। प्रैक्टिकली हमने ये सारा डिस्कस किया है। अब इसकी आखिर में थोड़ी सी कंक्लूजन कर लेते हैं। The isotherm shown in figure that the temperature increases from step 1 and 2 and decreases from step 3 and 4. अब देखें इसमें ये हुआ कि जो आपका isotherm shown in figure that the temperature increases from step 1 and 2 यानी step 1 और step 2 में टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और स्टेप 3 और स्टेप 4 में टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ, क्योंकि रिजर्वायर का टेम्परेचर आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 में बढ़ाया था और स्टेप 3 और स्टेप 4 में आपने कम किया था। दस हीट एंटर द सिस्टम ड्यूरिंग स्टेप 1 एंड 2। तो हीट आपने देखा कि सिस्टम के स्टेप 1 और स्टेप 2 में सिस्टम के अंदर एंटर हुई है, तो Q1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड Q2 इज़ ग्रेटर देन 0। ये आपको पता है कि जब हीट सिस्टम के अंदर एंटर होती है उसे आप पॉजिटिव लेते हैं। And heat leave the system during step 3 and 4. Q3 is less than 0 and Q4 is less than 0. ज़ाहिर बात है जो हीट सिस्टम से आउट होती है वो आप क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। The work done for entire cycle W is less than 0 because the cycle is done in the clockwise direction. ये भी आपको पता है कि जब साइकिल को आप ऑपरेट करें और वो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो फिर उसमें वर्क डन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। Let us now examine the energy transfer during the cycle. The total heat enter the system क्या होगा, Q1 और Q2, Q1 plus Q2, क्योंकि यही दो हीट सिस्टम के अंदर एंटर हुई थी तो ये टोटल हीट एंटर द सिस्टम आ जाएगा। The total heat leave the system, जो टोटल हीट सिस्टम से आउट हुई है वो क्या है, Q3 plus Q4। The net heat transfer for the cycle, जो टोटल हीट इस पूरे प्रोसेस में ठीक है हुई है उसे आप क्या लिखेंगे, Q इनपुट प्लस Q आउटपुट, यानी जो टोटल हीट इन हुई है प्लस टोटल हीट जो आउट हुई है, ये नेट हीट ट्रांसफर Q आपके पास आ जाएगा। Q in is positive and Q out is negative. We write the using absolute magnitude. तो देखें Q in क्योंकि पॉजिटिव है और Q आउट नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट्स वैल्यू में हम इसको लिखेंगे और जो नेट हीट आपके पास आ जाएगी एब्सोल्यूट्स वैल्यू में वो क्या आ जाएगी, Q in माइनस Q आउट। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द साइकिल मस्ट बी 0। आपको पता है कि एक साइकिल में जब सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है तो उसका वही टेम्परेचर हो जाता है जिसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये देखिए आपको ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल 0 बिकॉज द साइकिल स्टार्ट एंड फिनिश एट द सेम पॉइंट। द फर्स्ट लॉ देन गिव W इज इक्वल माइनस Q। ज़ाहिर बात है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अप्लाई करेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q प्लस W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा तो W किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस Q के। अगेन हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट्स मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे तो दोनों साइड्स पे एब्सोल्यूट्स जब लेंगे तो उसमें नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वर्क डन इज इक्वल एब्सोल्यूट Q आ जाएगा। आपने अभी ऊपर इक्वेशन में देखा है कि एब्सोल्यूट Q वैल्यू किसकी इक्वल है, नेट हीट Q इन माइनस Q आउट। तो Q की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी Q इनपुट माइनस Q आउटपुट। इस साइकिल के लिए क्योंकि वर्क डन एब्सोल्यूट वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो Q इनपुट ग्रेटर देन होगा Q आउटपुट से। अब देखें अगर हम एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं तो एफिशिएंसी अब डिफाइन करते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट हीट इंजन की क्या है, वर्क डन है, और इनपुट क्या है, जो हीट आप उसे सप्लाई करते हैं जो कि वो इनपुट होती है। तो एफिशिएंसी किसकी इक्वल आ जाती है, W डिवाइडेड बाय Q इनपुट। तो W की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो एफिशिएंसी इज इक्वल आ जाएगी Q इनपुट माइनस Q आउटपुट डिवाइडेड बाय Q इनपुट। We could make a perfectly efficient heat engine। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए तो वो कैसे होगी कि अगर एफिशिएंसी का E का रिजल्ट 1 हो जाए। तो E का रिजल्ट कैसे 1 होगा, अगर किसी तरह ठीक है क्या हो जाए कि Q आउट जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिल वक्त ये ऐसा क्यों होगा, इससे क्या होगा, तो फिल वक्त हम इसको हीट इंजन को हमने पढ़ा है ठीक है साइक्लिक प्रोसेस में
तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। कल के लेक्चर में इसी को हम लेके हीट इंजन को लेके एफिशिएंसी को लेके आगे चलेंगे और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वो कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं।